हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 8वां यूनिट सामाजिक का लास्ट यूनिट, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान। पाठ्य पुस्तकों का शिक्षण और मूल्यांकन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर करी गई है। 10 नंबर का यूनिट है। जाहिर सी बात है, एक बड़ा प्रश्न आ सकता है या फिर कुछ छोटे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। महत्वपूर्ण सभी टॉपिक्स इस वीडियो में मेंशन किए गए हैं, इस नोट्स पीडीएफ में मेंशन किए गए हैं, जो कि लास्ट टाइम में एग्जाम टाइम में आपकी मदद करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है और सामाजिक के और बाकी सभी यूनिट्स को आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाकर के इजीली वहाँ से यूनिट बाय यूनिट वीडियोज़ को देख करके अपनी एग्जाम तैयारी आसानी से और अच्छी कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, संकल्पना। संकल्पना क्या होती है कि किसी समूह अथवा वर्ग के जो विचार होते हैं या उनकी परिस्थितियाँ होती हैं, उनकी घटनाएं होती है, उनकी किसी वस्तु के प्रति जो धारणा होती है, उनका प्रतिनिधित्व करना यहाँ पर संकल्पना होता है। जब तथ्यों को संचित किया जाता है तो वे निश्चित संबंध तथा आदर्श नमूना दर्शाने लगते हैं, और इन नमूनों की स्पष्ट रूप से जो व्याख्या करी जाती है वो ही क्या कहलाती है, संकल्पना कहलाती है। ये बात रही संकल्पना को लेकर के। संकल्पना की विशेषताओं में कुछ विशेषताएं ध्यान रखनी है कि संकल्पना सामान्य एक विचार है, संकल्पना सरल से जटिल की ओर है, भिन्न भिन्न यहाँ पर रहती है, संकल्पना अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित भी रहती है। तो ये तीन विशेषताएं ध्यान रखनी है। संकल्पना का मानचित्र को लेकर के अगर प्रश्न आता है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि संकल्पना मानचित्र एक आरेखीय चित्र प्रणाली है, जिसके माध्यम से अवधारणाओं के सह संबंध का बोध करा जाता है, बोध होता है। इनके माध्यम से कक्षा में विद्यार्थियों को अर्थपूर्ण अधिगम उपलब्ध कराना संभव हो पाया है। यह एक सक्रिय अधिगम साधन है, सक्रिय अधिगम साधन आपको ध्यान रखना है, और विभिन्न रूप से इसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण में संभव है और एक ठीक दिशा में यहाँ पर ये कारगर सिद्ध हुई है। ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं और अपने विचार यहाँ पर जोड़ सकते हैं। योजनाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। योजनाओं को लेकर के महत्वपूर्ण बिंदु रहता है, आप जरूर से याद करना, इसको प्रेफर करिएगा, ये यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। योजनाएं 3 योजनाएं हैं, जिसमें पहली है वार्षिक पाठ योजना, दूसरी है इकाई योजना और तीसरी है दैनिक पाठ योजना। इसमें से आपने वार्षिक पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना और इकाई योजना, ये सभी आपने इंटर्नशिप डायरियों के अंतर्गत देखा होगा। वहाँ पर आपने लेसन प्लान वगैरह बनाए भी होंगे। अगर एक लेसन प्लान बनाना आपसे पूछा जाता है तो वो भी आप इजीली बता पाएंगे कि किस तरह से एक प्रकरण को चुना जाता है। एक प्रस्तावना प्रश्न वहाँ से 4-5 पूछे जाते हैं, फिर एक टॉपिक समस्यात्मक निकल करके आता है, उसके ऊपर हमें बाद में पाठ पढ़ाना पड़ता है कि आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में, यहाँ पर ये कोई टॉपिक, जैसे मान लो जल का टॉपिक है या मृदापर्दन का टॉपिक है, ऐसा कोई टॉपिक पढ़ेंगे, तो वैसा एक पाठ योजना होती है। वो सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। यहाँ पर अपन सिर्फ कुछ बेसिक बातें डिस्कशन कर लेते हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। अदरवाइज अगर आपको लेसन प्लान बनाना पूछता है, वार्षिक पाठ योजना पूछता है, तो लेसन प्लान की तरह ही सारा कुछ सेम रहता है, जो कि आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए, वार्षिक पाठ योजना के बारे में। पहली बारे में संपूर्ण सत्र के लिए शिक्षण कार्य से संबंधित सभी पाठों का निर्धारण ही वार्षिक पाठ योजना है। वार्षिक का मतलब, वार्षिक जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है उसका मतलब सीधा एक आपको यही समझना है कि सत्र पर्यंत एक बार ही किया जा रहा है वार्षिक, और अगर अर्धवार्षिक है तो सत्र में 2 बार हो रहा है। सही बात है। तो यहाँ पर जो शिक्षण कार्य से संबंधित सभी जो पक्ष हैं, इनका निर्धारण वार्षिक पाठ योजना में होता है संपूर्ण सत्र के लिए। ये सारी बात रही। इसके कुछ बिंदु देखिए। पाठ्यक्रम से संबंधित जो तथ्य हैं, इनको सम्मिलित करा जाता है। शिक्षक के द्वारा वार्षिक योजना निर्माण के समय स्वयं की क्षमताओं, विद्यार्थियों के स्तर को ध्यान में भी रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात आती है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है सतत और व्यापक मूल्यांकन को। बाकी आप यहाँ पर इजीली समझ पाएंगे, कोई दिक्कत समस्या है नहीं। पहले के यूनिट्स में भी हमने इनके बारे में डिस्कशन करा हुआ है। सतत और व्यापक मूल्यांकन आपके लिए रीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो वो आप ज़रूर से इसको याद करना कंसिडर करिएगा, क्योंकि रीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और रीट में भी आप ये देखेंगे कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स में है, यहाँ पर इंग्लिश में, हिंदी में, आपको पर्यावरण वगैरह में वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों बात आती है, शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। जब सीखना एक सतत प्रक्रिया है तो मूल्यांकन भी सतत होना चाहिए। उसके ज्ञानात्मक और व्यवहारिक पक्षों में संतुलन बनाना चाहिए। अब तक हम केवल बालक के ज्ञानात्मक पक्ष पर ही ज़्यादा ध्यान देते आए हैं, जिसके कारण बालक पर अंकों के प्रतिशत का दबाव बना रहता है कि मुझे अच्छे परसेंटेज लाने हैं, तो वो दबाव बना रहता है। उसका व्यवहारिक जो सर्वांगीण विकास है वो नहीं हो पाता है। जब तक हम बालक के व्यवहारिक पक्ष को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक बालक के मूल उद्देश्य को प्राप्त करना संभव नहीं रहेगा। शिक्षा का मूल उद्देश्य प्राप्त तब तक नहीं हो पाएगा। मूल्यांकन न केवल शिक्षार्थियों की प्रगति
उपलब्धियों को मापता है, बल्कि अध्यापन सामग्री और अध्यापन के लिए इस्तेमाल किए गए तरीकों को भी यहाँ पर प्रभावी रूप से उनका आकलन करता है। इन सब बातों पर गहन विचार विमर्श के बाद में हमारे शिक्षाविदों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, संशोधित प्रारूप 1992 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन और कक्षागत प्रक्रियाओं में सुधार करके शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणाओं को प्रस्तुत करा है। शिक्षा नीतियों में अभी हाल ही में 2020 वाली जो नई शिक्षा नीति है वो भी यहाँ पर रीट के सिलेबस में ऐड हुई है, तो आप उसको भी पढ़ना कंसिडर करिएगा, जो कि आपकी रीट की तैयारी में बेनिफिशियल हो। बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको पढ़नी है। उसके अलावा सतत और व्यापक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंग के रूप में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सतत के साथ साथ मूल्यांकन को व्यापक भी होना चाहिए। विद्यार्थियों की व्यापकता भी सतत और व्यापक मूल्यांकन में निहित है, समाहित है। सतत और व्यापक मूल्यांकन योजना का उद्देश्य उत्तम नागरिकों का निर्माण करना है। एक नंबर का प्रश्न आए कि सतत और व्यापक मूल्यांकन योजना का उद्देश्य क्या है, तो आपको लिखना है कि उत्तम नागरिकों का निर्माण करना। बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट्स देने नहीं, एक बार क्लास देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर अगला बिंदु आता है सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों की अभिवृद्धि और विकास के दोनों पहलुओं पाठ्यचर्यात्मक और पाठ्य सहगामी का आकलन करता है, जिसके जो प्रमुख लक्ष्य है उनमें पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है प्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है मूल्यांकन, छठा है सृजनात्मकता। तो ये 6 बिंदु, 6 आपको लक्ष्य यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं शिक्षण कौशल को लेकर के। शिक्षण कौशल में देखिए, शिक्षण की क्रिया में शिक्षक को निपुण होने के लिए यह आवश्यक है कि वह शिक्षक व्यवहार के प्रदर्शन में दक्ष हो। वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का प्रतिपादन होता है। समान शिक्षण व्यवहारों के समूह को शिक्षण कौशल कहते हैं। अतः एक शिक्षण कौशल समान व्यवहारों का समूह है जो किसी निश्चित शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित किए जाते हैं। शिक्षक प्रशिक्षक पूरे शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने का निर्देश न देकर के एक या कुछ शिक्षण कौशलों में सुधार लाने का निर्देश दे सकता है। शिक्षण कौशलों की सूची के बारे में देखिए, एलन और रेयान ने विभिन्न विषयों व विभिन्न स्तरों पर प्रयुक्त होने वाले विभिन्न शिक्षण कौशलों की सूची प्रस्तुत करी है, जो कि निम्नलिखित है और उनका कार्यक्रम भी नहीं है। पहला बिंदु है उद्दीपन परिवर्तन, दूसरा है प्रस्तावना, तीसरा है समापन, चौथा है मौन और शाब्दिक संकेत, पांचवा है विद्यार्थी सहभाग का पुनर्बलन, छठा है प्रश्न प्रवाह, सातवां है अनुशीलन प्रश्न, आठवां है उच्च स्तरीय प्रश्न, नौवां है अपसारी प्रश्न, 10वां है अवधानात्मक व्यवहार पहचानना, यहाँ पर 11वां है स्पष्टीकरण एवं उदाहरण प्रयोग, 12वां है व्याख्यान, 13वां है नियोजित पुनरावृत्ति, 14वां है संचार की पूर्णता। तो ये बिंदु यहाँ पर कुछ आपको नज़र में अपनी यहाँ पर रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके अलावा पाठ योजना को लेकर के जब प्रश्न आए कि पाठ योजना क्या है, उसके बारे में अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पूछे तो यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, किसी भी कार्य के समयबद्ध निस्तारण और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उसका नियोजन किया जाना आवश्यक होता है। यह क्या होता है? पाठ योजना होता है कि एक पाठ को पढ़ाने के लिए निश्चित समयांतराल, निश्चित उसकी विधि, निश्चित उसकी प्रक्रिया, बाकी सारी चीज़ें एक व्यवस्थित रूप में अगर अपन करते हैं तो वो एक पाठ योजना होती है। पाठ को पढ़ाने के लिए, पाठ पढ़ाने से पूर्व उसके लिए एक योजना बना लेना ही पाठ योजना कहलाता है। व्यक्ति की निजी जिंदगी, उसके पारिवारिक कार्य, सामाजिक गतिविधियां या राष्ट्र का कामकाज हो, यदि वे योजनाबद्ध तरीके से नहीं किए जाएंगे तो अव्यवस्था यहाँ पर फैल जाएगी। अतः किए जाने वाले कार्य के लक्ष्य निर्धारित करके उनको लक्ष्यों को समयबद्ध प्राप्ति हेतु योजना का निर्माण करना ही योजना निर्माता को आनंद और संतोष भी देता है। योजना निर्माण के दौरान यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होगा तो उसे प्राप्त करने की विधियां भी सुनिश्चित करी जाएगी। विधियों के निष्पादन हेतु प्रयुक्त होने वाले संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। शिक्षा शास्त्री N.L. बासिंग के अनुसार पाठ योजना उन उद्देश्यों और कथनों के विशिष्ट तरीकों को प्रदान किया गया एक शीर्षक है जिनके द्वारा क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उन्हें प्राप्त किया जाता है। तो ये यहाँ पर आपको कथन भी इनका ध्यान रखना है, बाकी कुछ यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात है नहीं। इसके अलावा अपन अब बात करते हैं आकलन और मूल्यांकन को लेकर के आपका अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आकलन क्या है। आकलन क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इससे कार्य करने की प्रक्रिया में निरंतर सुधार होता जाता है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसमें संभावनाएं व्याप्त होती है। ये क्या हो गया? आकलन, जिसमें निरंतर चलता रहता है, छोटे छोटे उद्देश्यों को पूरा करते हैं और इसमें सुधार की गुंजाइश होती है।
मूल्यांकन की बात करते हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो बच्चे के सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ साथ जारी रहती है। जिस प्रकार से बच्चे का विकास निरंतर प्रक्रियाशील है, वैसे ही मूल्यांकन भी निरंतर प्रक्रियाशील है। मूल्यांकन बड़े लक्ष्य को इंगित करता है तथा निश्चितता का बोध कराता है। आकलन के कुछ चरणों को मिलाकर के समग्रता में मूल्यांकित करना ही मूल्यांकन कहलाता है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और इसके बाद में अगला एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है। सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग होती है, जो कि एक पाठ जो होता है उसका छोटा रूप होता है। सूक्ष्म शिक्षण पाठ कितने टाइम के लिए होता है, ये बात अगर आती है तो 5 से 8 मिनट, लगभग 5-7 मिनट का जो सूक्ष्म पाठ होता है, जिसमें एक टॉपिक के बहुत छोटे से भाग को यहाँ पर प्रदर्शित करना होता है। ये सारी चीज़ें रहती है। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की एक तकनीक है जिसमें छात्राध्यापक एक ही विषय इकाई को एक निश्चित शिक्षण कौशल का उपयोग करके छात्रों की एक छोटी संख्या को एक अल्प अवधि के लिए शिक्षण कराता है। और सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण अभ्यास परिभाषित एवं नियंत्रण करके उसे योग्य शिक्षण कौशलों के रूप में किया जाता है। शिक्षण के पश्चात छात्राध्यापकों को पर्यवेक्षक के द्वारा पढ़ाए गए पाठ के बारे में प्रतिपुष्टि भी दी जाती है, जिसके आधार पर छात्र अध्यापक पुनः पाठ योजना बनाता है, पुनः शिक्षण करता है। पुनः शिक्षण के दौरान, पुनः शिक्षण के पश्चात छात्र अध्यापक की प्रतिपुष्टि दी जाती है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक छात्र अध्यापक एक कौशल को अच्छी तरह से प्रयोग करना, उसमें अच्छी तरह से प्रयोग करने में दक्षता हासिल ना कर ले। क्लिकल ने अपने सहयोगी के साथ में 1976 में सूक्ष्म शिक्षण को निम्न ढंग से परिभाषित करा कि सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की वह अवधि है जो निम्न दशाओं का स्वरूप यहाँ पर साधारण करती है और शिक्षण अभ्यास में केवल एक विषय शिक्षण कौशल के लिए संकुचित करती है, साथ ही साथ शिक्षण की अवधि एवं कक्षा के आकार को भी कम कर देती है। तो ये आपको लाइन ध्यान रखनी है। और क्लीफल के अनुसार यहाँ पर सूक्ष्म प्रविधि निम्न 3 दशाओं में संपन्न होती है। तो कौन कौन से दशाएं हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर पहली दशा आती है ज्ञान प्राप्ति अवस्था, जिसमें प्रदर्शित कौशल का निरीक्षण करा जाता है। दूसरी है कौशल प्राप्ति अवस्था, जिसमें सूक्ष्म पाठ का निर्माण होता है और कौशल अभ्यास होता है। तीसरी है स्थानांतरण अवस्था, जिसमें कार्य का मूल्यांकन होता है और वास्तविक शिक्षण तथा कौशल का स्थानांतरण हो जाता है। तो ये 3 अवस्थाएं इनकी ध्यान रखनी है। इसके बाद में मूलतः सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में 5 पद रहते हैं। पहला पद आता है शिक्षण, दूसरा है प्रतिपुष्टि, तीसरा है पुनः पाठ नियोजन, चौथा है पुनः शिक्षण, पांचवा है पुनः प्रतिपुष्टि। इन 5 पदों को मिलाकर के एक सूक्ष्म शिक्षण, जो सूक्ष्म शिक्षक का जो चक्र है उसका निर्माण होता है, जिसे निम्न चित्र के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपका यहाँ पर शिक्षण होगा, फिर उसमें सुधार करी जाएगी, प्रतिपुष्टि करी जाएगी, फिर दोबारा से पाठ योजना बनेगी, फिर पुनः शिक्षण करवाया जाएगा और फिर वहाँ पर वापस से फीडबैक लिया जाएगा और फिर से यहाँ पर उसमें नियोजन संशोधन करा जाएगा और ये प्रक्रिया एक चलती रहेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पाठ योजना बनाते समय क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक रहता है, 1-2 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है। इसमें देखिए उद्देश्यों की स्पष्टता सबसे पहला बिंदु है कि पाठ योजना बनाते समय उसमें उद्देश्य स्पष्ट हो जाने चाहिए। विषयगत सामग्री का उत्तम समेकन यहाँ पर करेंगे। जो भी पाठ, जिस भी टॉपिक को लेकर के अगर अपन पाठ योजना बना रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल अपने पास में होएगा, उत्तम समेकन। और विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जांचने की व्यवस्था भी अपने पास में होगी। पूर्व ज्ञान को जांचने के बाद में टॉपिक को कहाँ से शुरू करना है, क्या विधि उसमें अपनानी है, तो वो सारा भी अपने को व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षण विधियों की स्पष्टता यहाँ पर अपने पास में होनी चाहिए, सही बात है। और शिक्षण अधिगम सामग्री की समुचित उपयोग की अपने पास में क्षमता होनी चाहिए। विषयगत गतिविधियों का व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित यहाँ पर मामला रहना चाहिए सारा। अन्य विषयों से संबद्धता स्थापित कर सकना भी अपने को आना चाहिए। शिक्षण के दौरान सतत और व्यापक मूल्यांकन की सुनिश्चितता भी हो जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस लास्ट यूनिट में आपको ध्यान रखनी है। आई होप सामाजिक का जो आपका सारा ये चैप्टर्स रहे हैं आपने ठीक प्रकार से समझ लिए हैं। कोई दिक्कत समस्या रहे तो आप कमेंट करके बताना। बाकी हमने कोशिश करी है कि कम से कम समय में आपके लिए यूनिट कवर करवाया जाए और अब एग्जाम के लास्ट टाइम पीरियड पर सिर्फ उतना ही मटेरियल आपके साथ में शेयर करा जाए, उतना ही मटेरियल आपको समझाया जाए जिससे आपका पेपर पास हो जाए अच्छे नंबरों से। तो उसमें पूरी कोशिश करी गई है। आप जो सामाजिक की बाकी सभी यूनिट्स को प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाकर के देख सकते हैं। किसी टॉपिक में, किसी भी यूनिट में कोई दिक्कत समस्या आती है तो आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कशन करेंगे और आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है लाइक जरूर करें। आपकी परीक्षा तैयारी में थोड़ी भी मदद हुई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।